आज का दिन बहुत अहम है। दिन इसलिए अहम है क्योंकि अब बिसात बीत चुकी है। महाराष्ट्र में भी सियासत की विधानसभा सत्र की शुरुआत है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता के लिए भी काफी अहम दिन माना जा रहा है। इन दोनों समीकरणों को अगर साथ में रखकर देखा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र विपक्षी एकजुटता के लिहाज से और 2024 के लिहाज से दोनों ही खेमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी दल ने अपने पूरे रणनीतिक जौहर को दिखाया है। शिवसेना में फूट, एनसीपी में फूट स्पष्ट है। बीजेपी कितनी गंभीरता से महाराष्ट्र को ले रही है या फिर चिंतित है, यह बात कहना भी गलत नहीं होगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का अलग होना, महाविकास आघाड़ी का बनना, फिर महाविकास आघाड़ी के का विपक्षी एकजुटता के साथ में जाना, ये सारी कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें रहीं सत्ताधारी दल के लिए। लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहले तो शिवसेना के साथ में देखने को मिला और उसके बाद में एनसीपी के साथ में। सरकार तो मजबूत हो गई। अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस समीकरण के साथ में उतरा जाए, यहां पर क्या सीटों का बंटवारा होगा, यहां पर कौन सी पार्टी किसके साथ में, बड़ी कंफ्यूज है महाराष्ट्र की जनता भी। आप भी मुझे बताइएगा, आपकी टिप्पणियां मेरे लिए बड़ी अहम होती हैं। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि किसका किसको समर्थन है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ कब तक है, किसके हित किसके साथ दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले एनसीपी के खिलाफ सत्ताधारी दल की तरफ से आपको काफी कुछ सुनने को मिला। उन पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, गंभीर आरोप लगते रहे। लेकिन इन आरोपों से इतर अब अजीत पवार का पूरा गुट जो है वो महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हो गया, उप मुख्यमंत्री बन गए, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय मिल गया जो उद्धव के साथ में था। सरकार किसी की भी रही, लेकिन एनसीपी का ये धड़ा या एनसीपी जो है वो शामिल रही। हालांकि देखिए एनसीपी में भी अब दो फाड़ हो चुका है, शरद पवार अलग हैं, अजीत पवार अलग हैं। कुल मिलाकर ये समीकरण महाराष्ट्र की सियासत को बड़ा कंफ्यूजिंग तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इशारा भी कर रहे हैं। अब आइए दूसरे पहलू को समझते हैं, जो है विपक्षी एकजुटता का पहलू। विपक्षी एकजुटता के मंच पर आपको तमाम नेता देखने को मिलेंगे बेंगलुरु में, और सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें आ रही है। आम आदमी पार्टी का आना यानी पंजाब और दिल्ली और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी का, पंजाब में तो खैर आम आदमी पार्टी बहुत शक्तिशाली, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां पर उनका प्रादुर्भाव होता दिखाई दे रहा है, कुछ सीटों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या कांग्रेस गुजरात वाले समीकरण से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी को अपने पाले में रखने के लिए 2 कदम आगे आएगी? लगता तो ऐसा ही है। डिनर पॉलिटिक्स में बुलाया जाना, पहले तो अरविंद केजरीवाल को न्योता जाना, सोनिया गांधी का केंद्र में आना, यानी सोनिया गांधी बेंगलुरु की बैठक में पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने आपको बताया कि ये कांग्रेस का अपना आयोजन है, अपनी जगह पर कर रहे हैं, बेंगलुरु में कर रहे हैं, कर्नाटक में उनकी सरकार है और इस बार मेजबानी उनकी है, जैसे पिछली बार पटना में मेजबानी नीतीश कुमार ने की थी। तो कुल मिलाकर इसीलिए पार्टी में जो प्रमुख चेहरा है और यूपीए की कन्वीनर भी हैं सोनिया गांधी जी, वो इस बैठक में पहुंच रही हैं और ये एक सांकेतिक बात है। लेकिन बात इतने तक सीमित नहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा कांग्रेस अपनी तरफ से रखने जा रही है जो चेहरा विपक्षी एकजुटता के लिए सर्वमान्य हो। बहुत मुमकिन है बेंगलुरु में यह फैसला भी हो जाए। आम आदमी पार्टी को सोनिया गांधी से कितना परहेज हो सकता है, नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी, ये एक और फैक्टर है। देखिए विपक्षी एकजुटता में यही 2 बड़े फैक्टर थे और तीसरा बड़ा फैक्टर जिसकी बात मैंने शुरुआत में की, महाराष्ट्र में सियासी समीकरण क्या कहते हैं। ये अगर सारी चीजें साधने में विपक्ष कामयाब हो जाता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने पटना में जहां बात को छोड़ा था उससे आगे जा पाएगा, और यही दिखाना भी है विपक्षी एकजुटता में। विपक्षी एकजुटता का मतलब ही यह है कि हम पिछली बार जहां खड़े थे उससे आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु में यह प्रयास रहेगा। बिहार के अपने समीकरण हैं, चाहे जितनी खबरें आते रहे, महागठबंधन वहां पर चल रहा है। नीतीश कुमार ने इस कवायद की शुरुआत की है। नीतीश कुमार उन नेताओं के संपर्क में भी हैं जो नेता अभी विपक्षी एकजुटता से दूर दिखाई देते हैं। कुछ बीजेपी या एनडीए के करीब दिखाई देते हैं, लेकिन खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन नेताओं को क्या साधने का काम नीतीश कुमार आगे भी करते दिखाई देंगे। विपक्षी एकजुटता के मंच में कुछ और दल जुड़ेंगे। दिलचस्प पहलू यह भी है कि 24-24 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये 24-24 का आंकड़ा क्या है? दरअसल 2024 की बिसात के लिए 24 दलों के संभावित है कि 24 दल विपक्षी एकजुटता में देखने को मिले। जो दल 15 दल पटना में दिखे थे उनमें 9 दलों का और समावेश होने जा रहा है, 9 दल और बढ़ रहे हैं।
एनडीए भी अपनी ताकत को दिखा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अकेली नहीं, बीजेपी के साथ भी दल हैं। हालांकि अपेक्षाकृत थोड़ा छोटे छोटे दलों को अब साधने की कोशिश की जा रही है। जीतन राम मांझी जैसे हैं, या फिर हमने देखा ओम प्रकाश राजभर हैं, या अन्य लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे दल या कुछ सीटों पर समीकरण रखते हैं। लेकिन गठबंधन तो गठबंधन है, हर सीट मायने रखती है 2024 के रण में, लिहाजा दोनों तरफ से ये तैयारियां की जा रही। अब इन दोनों बातों को साथ में रखकर देखिए, यानी महाराष्ट्र की सियासत और फिर विपक्षी एकजुटता का मंच। महाराष्ट्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की सीटों के लिहाज से। यहां पर निश्चित तौर पर देखिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन, क्लीन स्वीप, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारे लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या शानदार प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी, सीटें काफी कम हो गई और बहुत ही क्लोज मुकाबला रहा, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजा बिल्कुल उलट रहा, धुआंधार उनको सफलता मिली थी। और उत्तर प्रदेश जो है उसके सियासी समीकरण बदले हैं। विधानसभा चुनाव में इतिहास बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने वापसी कर ली, लेकिन इसके बावजूद सीटें जो है वो थोड़ा कम हुई हैं। कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को अपना ये 300 पार का जो आंकड़ा है, इसके लिए बहुत मजबूत रणनीति पर काम करना पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति में उसको रिपीट करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य दिखता है, लेकिन कुशल रणनीतिकार हैं बीजेपी के पास में, और हर पल, ये भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हर क्षण वो चुनावी मोड में रहते हैं और चुनाव को लेकर उनकी रणनीति का कोई सानी नहीं है, कम से कम विपक्ष के पास नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में अन्य राज्यों को लेकर बीजेपी या एनडीए किस तरह की रणनीति बनाता है। यहां भी 24 दलों को साथ में जुटाया गया, ये 24-24 का आंकड़ा है। महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। क्या शरद पवार, अजीत पवार फिर से एक हो पाएंगे? क्या एनसीपी की ताकत बढ़ पाएगी? क्या सहानुभूति के वोट एनसीपी और शिवसेना दोनों को मिल पाएंगे? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, उसका भविष्य और उसका प्रदर्शन डिपेंड करता है। और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये जितनी भी फूट हुई है, इसके बाद कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल बन गई है सत्ताधारी दल के खिलाफ, और इसमें वो नेता प्रतिपक्ष की तो मांग कर रहे हैं। अब सीटों की दावेदारी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा का मुकाबला होगा, जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप छोटे से मॉडल के तौर पर महाराष्ट्र को पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व की बात कही जा रही थी। और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिहाज से राज्य की सियासत के लिए क्षेत्रीय दल कितने महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, जो फॉर्मूला ममता बनर्जी ने रखा था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव के लिए भी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां जो मजबूत है उसको वहां लड़ने दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस किन्हीं राज्यों में मजबूत है तो सारे लोगों को उनका मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी दावेदारी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, तो वहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए जा सकते हैं, लेकिन वहां भी सीटों की मांग तो रहेगी जहां पर अपने आप को मजबूत मानते हैं। जीते थे या दूसरे नंबर पर रहे थे, या लगता है कि संभावित रूप से आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते, ये सारे मसले रहेंगे जिन पर बेंगलुरु की इस बैठक में मंत्रणा होने वाली है। इस सब के बीच में महाराष्ट्र का जो सियासी घमासान रहेगा उस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यह तय करेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष की स्थिति क्या रहेगी, विपक्षी एकजुटता की स्थिति क्या रहेगी, और फिर शरद पवार कितने पुरजोर तरीके से पटना वाले अंदाज में आपको बेंगलुरु में दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। आप अपनी टिप्पणी करके जरूर बताइएगा कि आपको विपक्षी एकजुटता के इस मंच से कितनी उम्मीदें, आपको क्या लगता है कि 2024 में विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है? अपनी टिप्पणी अवश्य करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।